हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स टेल पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स टेल पॉडकास्ट को। CH31 जल्दी से मुझे नाती पोते दे दो। अब तक आपने पढ़ा। विधि जो मुंह खोले मेंशन को देख रही थी वो वेद से बोलती है, वेदू अगर मैं इस मेंशन में खो गई तो तुम मुझे ढूंढ तो लोगे ना। ये सुनकर वेद हंसते हुए बोलता है, डोंट वरी मम्मा, मैं आपको खोने नहीं दूंगा। उनकी बातें सुनकर विहान भी मुस्कुराने लगता है। तभी आरव बोलता है, अब तुम लोग चलोगे भी या फिर यही खड़ा रहना है। अब आगे वो लोग घर के अंदर जाने लगता है। वैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, किसी की गरजती हुई आवाज आती है, वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज सुनकर सब सामने देखते हैं तो उनके सामने एक मिडिल एज औरत खड़ी थी, जिनकी उम्र करीबन 50 साल होगी, लेकिन उनके चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर विधि डर जाती है और उसके मन में काफी सारी उल्टी सीधी चीजें सोचने लगती हैं, जैसे क्या ये मेरी सासू माँ है? ओह गॉड, ये शक्ल से कितनी खड़ूस है, एकदम इस मॉन्स्टर के जैसी। क्या ये मुझ पर गुस्सा करेगी या फिर टीवी सीरियल्स वाली खतरनाक सासू माँ की तरह मुझे टॉर्चर करेगी? और न जाने कितने ख्याल विधि के दिमाग में चल रहे थे। तभी आरव बोलता है, क्या बीजी आपने भी एकदम टीवी सीरियल के विलेन की तरह एंट्री मारी? डरा दिया ना मेरी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी भाभी को। देखो तो उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। रोहित, भाभी ये मेरी माँ है और विहान की दाई माँ। ये सब शक्ल से ही खड़ूस है, बाकी तो ये बहुत अच्छी है, हम इन्हें बीजी बोलते हैं। बीजी मुंह बनाते हुए, नलायकों क्या जरूरत थी बीच में बोलने की, मैं तो अपनी बहू को और तंग करना चाहती थी। विहान, बीजी आपने हमें रोका क्यों है? बीजी उसे इग्नोर करके विधि का सर सहलाकर बोलती है, अब बच्चे अपना फर्ज भूल गए हैं, लेकिन मैं तो माँ जैसी हूँ ना। पहले मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश करने दो। माफ करना बेटा, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम आने वाली हो, नहीं तो तुम्हारा ग्रैंड वेलकम करती। उनकी बातों में विहान को नाराजगी साफ नजर आ रही थी। पीछे से दो नौकरानी आलते की थाली और आरती लेकर आती है। बीजी विधि की आरती उतारती है, विधि और विहान का तिलक करती हैं। बीजी, बेटा अब ये कलश गिराकर आलते की थाली में पैर रखो और फिर अपने पैरों की छाप छोड़ो। विधि उनके बताए अनुसार एक काम करती है। वहीं विशु और वेद बहुत एक्साइटेड होकर ये सब देख रहे थे। अंदर आने के बाद रोहित बीजी से सबका इंट्रोडक्शन करता है। बीजी प्यार से विशु का माथा चूम कर बोलती है, वेलकम होम प्रिंसेस। विधि झुककर बीजी के पैर छूने लगती है तो बीजी पीछे हट जाती हैं और बोलती है, अरे बेटा तुम ये क्या कर रही हो? विधि, सब आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती है और आप इस घर की बड़ी हैं और सर की माँ समान है, इसलिए आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। बीजी, बेटा माँ समान हूँ, माँ नहीं, इसलिए ऐसा मत करो। मैं बस घर की केयरटेकर और विहान की दाई हूँ। अगर तुम्हारे पति ने मुझे अपनी माँ समझा होता तो शादी करने से पहले एक बार मुझे बताता। उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये सुनकर विहान गुस्से से बीजी को देखने लगता है। वही आरव रोहित के कान में बोलता है, भाई आज तो बीजी विहान से बहुत गुस्सा है, लेकिन अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि जिसके कान के नीचे 2 थप्पड़ भी लगा दे। तभी विहान बीजी से गुस्से से बोलता है, हो गई आपकी बकवास, खबरदार आपने फिर कभी ऐसा बोल तो। आप भी जानती हैं कि आप हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बीजी, इम्पोर्टेंट हूँ इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम शादी करने वाले हो। वह तो भला हो मेरे बेटे का जिसने मुझे इस बारे में बता दिया, वरना क्या पता जब तुम 2-4 बच्चे पैदा कर लेते तब मुझे बताते। बीजीआई स्वभाव देखकर विधि समझ आती है कि वह दिल की बहुत अच्छी है। उन्हें उदास देकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो विहान को बचाते हुए बोलती है, नहीं बीजी, इसमें सर की बिल्कुल भी गलती नहीं है। एक गंदा आदमी जबरदस्ती मुझसे शादी कर रहा था, लेकिन बॉस ने मेरी मदद की और फिर हमने शादी कर ली। इसलिए हमें किसी को बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। विधि को अपनी साइड लेता देख विहान मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं उसकी बात सुनकर बीजी को भी बहुत अच्छा लगता है। वह मन ही मन बोलती हैं, चलो इस नालायक में एक काम तो अच्छा किया जो एक प्यारी सी लड़की को इस घर की बहू बना दिया। वो थोड़ा अकड़ते हुए बोलती है, ठीक है, अब तुम बोल रही हो इसलिए इस नालायक को माफ कर रही हूँ।
वरना आज तो मैं इसे ऐसे छोड़ती। विधि और बिहान दोनों साथ में झुककर उनके पैर छूते हैं। बीजी उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, हमेशा खुश रहो और जल्दी से मुझे एक दो नाती पोते और दे दो, लेकिन अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ये दोनों काफी है। ये बोलकर वो विशु और वेद के गाल खींचने लगती हैं, जिससे वेद और विशु एक साथ बोलते हैं, आओ बीजी इट्स हर्ट। रिद्धि और सिद्धि भी आकर भी उनके पैर छूती हैं। वो भी उन दोनों को गले लगाकर बोलती हैं, भगवान करे तुम लोगों को भी अच्छा जीवन साथी मिले। ये सुनकर आरव सिद्धि को देखते हुए धीरे से बोलता है, एक को तो मिलने ही वाला है, दूसरी का मुझे पता नहीं। बीजी, अच्छा तुम सब थक गए होगे इसलिए जाके आराम कर लो, मैंने सबके रूम्स रेडी करा दिए हैं। विहान बहू को अपने रूम में लेकर जाओ और विशु बेटा तुम्हारा बेड मैंने वेद के रूम में ही रखवा दिया है। विशु और वेद एक साथ, हमें आज मम्मी डैडी के साथ सोना है। बीजी, लेकिन विहान, कोई बात नहीं, पीछे हम उन्हें लेकर जाते हैं। विहान वेद और विशु दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है और विधि को अपने साथ चलने का इशारा करता है। विधि भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद बीजी आरव से बोलती हैं, आरव तुम जाकर सिद्धि और रिद्धि को उनका रूम दिखा दो। आरव उन लोगों को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। सबके जाने के बाद जिया और आशीष भी आकर बीजी के पैर छूते हैं। आशीष, मेरी प्यारी बीजी, मैं बात नहीं सकता, मैंने आपको और आपके हाथ के बने खाने को कितना मिस किया है। बीजी, चल झूठे, अगर ऐसा होता तो मुझे एक फोन तो करता, लेकिन तुझे उस नकचड़ी से फुर्सत ही कहाँ है। आशीष, बीजी वो मेरी माँ है। बीजी, हाँ लेकिन है एकदम नकचड़ी। आशीष, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। बीजी, इतनी रात में तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैंने तुम्हारा रूम भी रेडी करा दिया है, चुपचाप जाकर सो जाओ, और वैसे भी कल तुम्हारी भाभी की पहली रसोई है, इसलिए अभी 2 दिन यहीं पर रुको। आशीष, जो हुक्म मेरी माँ। ये बोलकर वो बीजी के गाल पर किस करता है और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद बीजी रोहित और जिया को घूरते हुए बोलती हैं, अब तुम दोनों खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर सो जाओ, या फिर मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों एक ही कमरे में सोने की सोच रहे हो। जिया, अगर आपके बेटे को प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसके साथ बेड शेयर कर सकती हूँ। इस पर रोहित उसे घूरते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बेशर्म हो, और अब क्यों मुझे परेशान कर रही हैं। बीजी जिया से, तुम कभी नहीं सुधरोगी, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, जब जाकर सो जाओ। जिया पहले बीजी को देखती है और फिर रोहित के होठों पर लाइट किस करके बोलती हैं, गुड नाइट बेबी। उसकी बेशर्मी देखकर रोहित और बीजी दोनों हैरान हो जाते हैं। रोहित का तो दिल कर रहा था कि वो इस बेवकूफ लड़की का खून कर दे। उसके जाने के बाद बीजी रोहित के गाल खींचकर बोलती हैं, नालायक, तुझे क्या लगा तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। वह तो भला हो मेरे प्यारे पोते वेद का, उसने मुझे पहले ही तुम्हारी सारी हरकतें बता दी थी। अब जल्दी से उससे शादी कर लो और मुझे 6-7 नाती पोते दे दो। रोहित अपने कान छुड़ाकर, अरे माँ 2 बच्चे हैं तो ना घर पर आप उनके साथ खेलो, और वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वो हमेशा मुझसे चिपकी रहती है। वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। विहान का रूम। विधि और विशु बहुत ध्यान से विहान का रूम देख रहे थे। दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। विशु, वाओ डैडी आपका रूम सच में बहुत अच्छा है। विहान, थैंक यू, लेकिन अब आप दोनों जल्दी से सो जाओ क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है। दोनों बच्चे उसकी बात मानकर बेड पर लेट जाते हैं। विहान विधि को देखकर, तुम्हारा सारा सामान सेट हो चुका है और तुम्हारे कपड़े अंदर क्लोजेट में है। विधि यह सुनकर विहान को देखती हैं। वो विहान से बात करना चाहती थी, लेकिन अभी बच्चे सोए नहीं थे, इस वजह से वह बाद में बात करने का सोचती है और फिर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। विहान भी बच्चों को सुलाकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है क्योंकि वो विधि को अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहता था। विधि जब वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती हैं कि विहान रूम में नहीं है। वो थोड़ी देर तक उसका वेट करती है, लेकिन थके होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ जाती है। लेकिन विहान की नींद पूरी तरह से उतर चुकी थी। वो अपने स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी और उसके साथ साथ किसी को मिटाने की साजिश थी। अमेरिका,
अमेरिका में अभी सुबह का वक्त था। विहान के दादाजी और फैमिली के चेहरे पर अलग ही चमक थी। हॉल में सारी फैमिली बैठी हुई थी। विहान की डैड, पापा हमें वो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब हम जिहान को कैसे मनाएंगे। अभिलाष खुराना, हम खुद उससे बात करेंगे, लेकिन उसकी शादी तो हम करा के ही रहेंगे। अब विहान के दादाजी तो उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ कर बैठे हैं, लेकिन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पोते ने शादी कर ली है। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। CH32 न्यू एंट्री और एक्सीडेंटल केस। अब तक आपने पढ़ा, उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी और उसके साथ साथ किसी को मिटाने की साजिश थी। अमेरिका में अभी सुबह का वक्त था। विहान के दादाजी और फैमिली के चेहरे पर अलग ही चमक थी। हॉल में सारी फैमिली बैठी हुई थी। विहान की डैड, पापा हमें वो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब हम जिहान को कैसे मनाएंगे। अभिलाष खुराना, हम खुद उससे बात करेंगे, लेकिन उसकी शादी तो हम करा के ही रहेंगे। अब आगे, विहान की फैमिली ने उसके लिए ऑलरेडी एक लड़की पसंद की थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके बेटे ने तो पहले से ही किसी से शादी कर ली है। अपने पति और ससुर जी की बातें सुनकर पास में बैठी विहान की मां कविता जी बोलती हैं, आप लोग पहले विहान से एक बार पूछ तो लीजिए, वरना उसका गुस्सा तो हम सब जानते हैं। अजीत खुराना, मुझे पता है उसे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन मैं उसका बाप हूँ, वह मेरा बाप नहीं है। और फिर खराबी क्या है इस लड़की में? घर अच्छा है, स्वभाव की अच्छी है और हमारे वेद का भी ध्यान रखेगी। रितेश, सॉरी डैड, लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आता, आपको उस मिशा में क्या अच्छा लगा जो आपने उसके साथ भाई की शादी कराने के बारे में सोचा भी? वह तो एक जीती जागती मेकअप वाली चुड़ैल है, जिसके पास सिर्फ एक ही काम है, लोगों को इरिटेट करना और मेकअप करना। रितेश विहान के बुआ जी का बेटा है, लेकिन निहारिका जी की मौत होने के बाद वह अपने मामा मामी यानी कि अजीत खुराना और कविता जी के साथ रहने लगा था और वो उन्हें ही मोम डैड बोलता है। अभिलाष खुराना उसे घूरते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास भी तो सिर्फ एक ही काम है, हर दिन किसी नई लड़की के साथ घूमना, तो इसका क्या मतलब है तुम भी बुरे इंसान हो। ये सुनकर रितेश मुंह बना लेता है। अजीत जी, डैड सही बोल रहे हैं रितेश, अगर वो लड़की मेकअप करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। तभी निशी बोलती है, दादाजी और डैड प्लीज आप जल्दबाजी में कुछ मत करिए, क्योंकि एक बार पहले भी आपने भाई की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कराई थी। उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। उस बात के लिए भाई ने आप दोनों को अभी तक माफ नहीं किया है। ये सुनकर अजीत जी और अभिलाष जी दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके एक गलत डिसीजन है ने विहान को हमेशा से उनसे अलग कर दिया था। इससे पहले कि अजीत जी कुछ बोलते पीछे से किसी की आवाज आती है, तो ये बात हम विहान पर छोड़ते हैं कि वह मुझे पसंद करेगा या नहीं। सब गेट की तरफ देखते हैं तो वहां पर 25 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसमें ब्लैक कलर की मीडी पहनी हुई थी और चेहरे पर काफी मेकअप लगा रखा था। उसे देखकर निशी रितेश के कान में बोलती है, ले भाई आ गई चुड़ैल। वो धीरे से हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। वो लड़की जिसका नाम मिशा था बहुत ही स्टाइल से चलते हुए उनके पास आती है और उन्हें ग्रीट करती है। कविता जी, तुम क्या कहना चाहती हो मिशा? उनकी टोन थोड़ी रूड थी, क्योंकि उन्हें मिशा कुछ खास पसंद नहीं थी। मिशा अपनी आवाज में एक्स्ट्रा मिठास लाते हुए प्यार से बोलती है, मैं तो बस ये कह रही थी आंटी कि हम सब इंडिया चलते हैं। मैं कुछ दिन वहां रहकर विहान और वेद के क्लोज आने की कोशिश करूंगी और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है कि मेरा प्यार कभी ना कभी उसे जरूर नजर आएगा। आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे विहान कितना पसंद है। ये बोलकर वो शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर रितेश और निशी उसे देखकर मुंह बनाने लगते हैं। अभिलाष जी उसे घूरते हुए बोलते हैं, आप अपनी बात साधारण तरीके से भी कह सकती थी, इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। ये सुनकर रितेश और निशी की तो हंसी छूट जाती है। दोनों अपने मन में सोचते हैं, वाह दादाजी यू आर ग्रेट, किसी की बेइज्जती करना आपको अच्छे से आता है। मिशा उन दोनों को घूरने लगती है तो दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां पर बैठ जाते हैं। निशा, जो कि अभिलाष जी के एक दोस्त के पोती है, जो निहायत ही बिगड़ैल है, लेकिन खुराना फैमिली के सामने बहुत ही शांत और प्यारी बनकर रहती है।
उसने एक पार्टी में विहान को देखा था और तब से ही वो विहान और उसकी प्रॉपर्टी को पाना चाहती थी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विहान का एक बेटा भी है। उसने पहले ही सोच कर रखा था कि जैसे ही वो विहान को अपना बना लेगी, उसके बाद वो वेद को किसी ऑर्फेनेज में भेज देगी। उसने एक कई विहान के क्लोज भी जाने की कोशिश की, लेकिन विहान ने कभी उसे पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मिशा ने विहान की फैमिली वालों के दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया ताकि वो उनके जरिए विहान के करीब जा सके। उसके दादाजी जो कि अभिलाष जी के दोस्त थे, उन्होंने अभिलाष जी से उनके रिश्ते की बात की थी। अभिलाष जी को भी मीशा कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वेद के लिए वो भी तैयार हो गए थे। अजीत जी, आपकी बात में दम तो है मिशा। ठीक है, हम एक हफ्ते के बाद इंडिया जाएंगे और आप भी हमारे साथ चलेंगी। अगर विहान ने आपको एक्सेप्ट किया तो हम खुशी खुशी आपकी शादी उससे करा देंगे, लेकिन हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर मिशा खुश होकर बोलती है, थैंक यू सो मच अंकल। देखना, मैं विहान के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी और वेद के दिल में भी। आपको तो पता ही है कि मुझे छोटे बच्चे कितने पसंद है, इसीलिए तो मैंने एक ऑर्फनेज को भी अडॉप्ट कर लिया है। उसने ये काम तो बस खुराना फैमिली को दिखाने के लिए किया था। वो अपने मन में सोचती है, बस एक बार मैं विहान के घर में एंटर कर लूं, उसके बाद तो उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मिशा की खूबसूरती के आगे मर्द अपने घुटने टेक ही देते हैं। इसीलिए तो आज तक कोई भी मर्द मुझसे नहीं बच पाया। वह भी वहां बैठकर उन लोगों से बातें करने लगती है। लेकिन उसे देखकर निशा और रितेश का मूड ऑफ हो चुका था। वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अभिलाष जी ने उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि विहान को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनके जिद्दी पोते को इसकी भनक भी लग गई तो वो उन्हें इंडिया आने ही नहीं देगा। इंडिया। अगली सुबह खिड़की से छनकर धूप विधि के चेहरे पर आ रही थी, जिससे वह नींद में ही हिलने डुलने लगती है और अपना फेस पिलो में छुपा लेती हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो खुद को अनजान जगह देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि वो अब अपने ससुराल में है। वो जल्दी से उठकर बैठती है और वॉच में टाइम देखती है, जिस पर 9:30 बज रहे थे। ये देखकर वो अपने सर पर मारते हुए बोलती है, विधु की बच्ची, तू इतनी देर तक कैसे सो सकती है? तू भूल गई आज तेरा इस जबरदस्ती के ससुराल में पहला दिन है। और बच्चे, वो इधर उधर देखने लगती है। तभी विहान रूम में आते हुए बोलता है, बच्चे ऑलरेडी फ्रेश होकर नीचे जा चुके हैं और वो नीचे हॉल में है, तुम भी जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। विधि थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, आई एम सॉरी सर, वो रात में देर से सोने की वजह से मेरी नींद नहीं खुली। विहान उसके करीब आते हुए, मैं तुम्हारा कौन हूँ? ये सवाल सुनकर विधि कंफ्यूजन से बोलती है, सर ये आप क्या बोल रहे हैं? ऑफकोर्स आप मेरे बॉस हैं। ये सुनकर विहान उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है, मिसेस विधि विधान खुराना, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, भले ही हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए यह बात हमेशा याद रखना। और अगली बार अगर तुमने मुझे सर बोला तो तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मैं कैसे पनिशमेंट देता हूँ। माइकल के बारे में तो तुम्हें याद ही होगा। ये सुनकर विधि को उस खतरनाक ब्लैक पैंथर की याद आ जाती है, जिससे वह चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, आप मेरे पति परमेश्वर है, पर प्लीज आप उस खतरनाक जानवर को यहाँ पर मत लाना। वह भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डरता है आपकी तरह। ये सुनकर विहान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें डराता हूँ उस तेंदुए की तरह? विधि सर नीचे करके धीरे से बोलती है, मैंने गलत क्या कहा? आप मुझे ही नहीं बल्कि सबको डराते हैं। विहान अपनी आंखें छोटी करके, थोड़ा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। विधि नहीं नहीं तो बस मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपकी शायद कान बज रहे हैं। विहान बस फिर से लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही होगी। विधि प्लीज प्लीज मुझे पनिशमेंट मत देना, लेकिन मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? आई मीन मेरी टीचर बोलती थी कि बड़ों को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, और फिर आप तो मुझे इतने बड़े हैं। विहान मन में, इतने बड़े से इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे बुढ़ा नजर आता हूँ? वो उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि बड़ों को मॉन्स्टर भी नहीं बोलते? ये सुनकर विधि अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, उस दिन मैं क्लास से एब्सेंट थी, इसलिए मुझे नहीं पता। विहान उसके छोटे से चेहरे घूरते हुए बोलता है, तुम बस दिखने में मासूम हो।
बाकी चालाकी तो तुम कूट कूट कर भरी है और तुम्हारा ये छोटा सा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। सब नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ और खाना तो बनाना आता है ना, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है। विधि खुद की तारीफ करते हुए, खाना तो मैं इतना अच्छा बनाती हूँ कि आप खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। ये बोलकर विधि उसे अपने ऊपर से धक्का देकर साइड में गिरा देती है और बेड से उठकर भागने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर ब्लैंकेट में फंस जाता है और वह नीचे गिरने लगती है कि विहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे एक बार फिर दोनों के होंठ एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिल चुके थे, जिसे महसूस करके दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन विहान मौके का पूरा फायदा उठाते हुए विधि की कमर को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वही विधि अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर विहान के हैंडसम फेस को ही देख रही थी। जब उसे महसूस होता है कि विहान की किस और भी ज्यादा पैशनेट होती जा रही है तो वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन विहान उसे बिस्तर पर पलट देता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। करीबन 20 मिनट की लंबी किस के बाद विहान विधि के होठों को रिहा करता है, जिससे विधि गहरी गहरी सांस लेने लगती है और हौंफते हुए बोलती है, आज तो आपने मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतनी देर तक किस कौन करता है, और मैंने तो अभी तो ब्रश भी नहीं किया था। विहान उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोलता है, तुम किस करते वक्त सांस लेना क्यों भूल जाती हो? तुम्हें अभी तक सही से किस करना भी नहीं आता, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। विहान की बेशर्मी देखकर विधि उसे गुस्से से घूरने लगती है और फिर भागकर वॉशरूम में घुस जाती है और फिर हल्का सा गेट खोलते हुए बोलती है, यू आर टू बैड मॉन्स्टर, और फिर तुरंत गेट बंद कर देती है। ये देखकर विहान हंसते लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, इस लड़की के अंदर तो विशु से भी ज्यादा बचपना है, पता नहीं मेरा क्या होगा। वह कमरे से बाहर निकल जाता है। करीबन 20 मिनट के बाद विधि वॉशरूम से बाहर आती है। वह कबर्ड में जाकर देखती हैं तो उसे वहां पर रख कपड़ों को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो कपड़े रखे हुए थे वह कई अलग और महंगे ब्रांड के थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। ये देखकर वो मन में सोचती है, इतने सारे कपड़े मैंने आज पहली बार एक साथ देखे। मॉन्स्टर के पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं तो सिर्फ ये कपड़े बेचकर ही करोड़पति बन सकती हूँ। वो उन कपड़ों में से पिंक कलर की नेट की साड़ी निकालती है और पहनकर रेडी हो जाती है। वह बहुत ध्यान से ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर देख रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह सिंदूर उठाकर अपने माथे पर लगा लेती है और बोलती है, अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा रिश्ता जुड़ चुका है जिसे मुझे निभाना भी पड़ेगा, खुद के लिए ना सही तो विशु और उसके फ्यूचर के लिए। वह अपनी साड़ी संभालते हुए रूम से बाहर निकल जाती है, जहां उसे एक मेड मिल जाती है जो उसे ही देखने के लिए आ रही थी। वह मेड उसे हॉल में ले जाती है। विधि गौर से पूरा घर देखते हुए चल रही थी, क्योंकि रात की वजह से उसने कल ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो मन ही मन अपने मॉन्स्टर हस्बैंड की तारीफ करती रहती है। हॉल में बैठे लोगों के कानों में जब पायल की आवाज जाती है तो स्टेरस की तरफ देखते हैं। सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। विहान की नजरें तो विधि पर ही थम गई थी। गुलाबी साड़ी, खुले बाल, गले में मंगलसूत्र और मांग में उसके नाम का सिंदूर, हाथ में पहने गुलाबी रंग की चूड़ी और साड़ी से झांकी उसकी पतली कमर। ये सब देखकर विहान तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह मन ही मन खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा हसीन है जिस पर से किसी की नजर ना हटे। विधि जब सबको खुद को ऐसे देखता हुआ पाती है तो और शर्माने लगती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा हसीन दिखने लगती है। ये देखकर विहान के दिल में एक ही गाना बजने लगता है, चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गाजल, चेहरा जान ई गाजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कंवल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा बिया भी, चेहरा कोई आल्फ लालावी दास्तान, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमान, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं, माह जबीन। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थोड़ा रोमांस और पहली रसोई अब तक आपने पढ़ा। विहान की नजरें तो विधि पर ही थम गई थी। गुलाबी साड़ी, खुले बाल, गले में मंगलसूत्र और मांग में उसके नाम का सिंदूर, हाथ में पहने गुलाबी रंग की चूड़ी और साड़ी से झांकी उसकी पतली कमर।
ये सब देखकर विहान तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह मन ही मन खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा हसीन है जिस पर से किसी की नजर ना हटे। अब आगे विधि जब सबको खुद को ऐसे देखता हुआ पाती है तो और शर्माने लगती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा हसीन दिखने लगती है। तभी बीजी उसके पास आती है और उसका माथा चूमते हुए बोलती है, हाय मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, शाम को मैं तेरी नज़र उतार दूंगी ताकि किसी की बुरी नज़र तुझे छू भी ना पाए। तभी आरव पीछे से बोलता है, डोंट वरी बीजी, मॉन्स्टर के होते हुए किसी की नजरें मेरी भाभी तक नहीं पहुंच सकती। विधि झुककर बीजी के पैर छूती है तो बीजी उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, सदा सुहागन रहो। रोहित, आरव और आशीष तीनों विधिर के पास आते हैं और उसके पैर छूते हुए बोलते हैं, यू आर लुकिंग गॉर्जियस लिटिल भाभी। विधि पीछे हटते हुए, यह आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपसे छोटी हूँ। रोहित, हाँ लेकिन रिश्ते में तो आप हमसे बड़ी हैं लिटिल भाभी। विधि, प्लीज आप लोग मुझे भाभी मत कहिए, मुझे अजीब लग रहा है, आप मुझे विधि ही बोलिए। आशीष, सॉरी हमारी प्यारी लिटिल भाभी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना आपका पति हमें जान से मार देगा, आपको तो पता ही है ना कि वो एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर विधि तुरंत बोलती है, आपने सही कहा, ये मॉन्स्टर ही है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही विहान उसे घूरते हुए मन में सोचता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है बीवी, पर डोंट वरी, तुम्हारी सजा का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। ये सोचकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। तभी वेद आगे आकर रोहित, आशीष और आरव को विधि से दूर करते हुए बोलता है, मेरी मम्मा छे दुल लहो, उनको आपकी नजर लग जाएगी। ये सुनकर आरव उसे घूरते हुए बोलता है, ओए छोटे चूहे, तुम्हारी मम्मा क्या आई, तुमने तो पार्टी ही बदल दी। भूल गए जिन नजरों को तुम बुरा कह रहे हो, तुम उन्हीं का अटेंशन पाने के लिए भागते थे। वेद बहुत एटीट्यूड से बोलता है, ठीक है अब मुझे नहीं चाहिए आपका अटेंशन, इसीलिए अपनी नजरों को उठाइए और यहाँ से निकलिए। ये सुनकर आरव गुस्से से उसे देखने लगता है और सब हंसने लगते हैं, लेकिन विधि वेद को डांटते हुए बोलती है, लिटिल प्रिंस आरव चाचू आपसे बड़े हैं ना, इसलिए आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो मासूम सा चेहरा बनाकर आरव को देखता है और क्यूटली बोलता है, सॉरी चाचू। लेकिन आरव उससे मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है तो वेद उसके पैरों से लिपटते हुए बोलता है, देखो मुझे प्याल छ माफ कर दो वरना मैं बीजी को आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूंगा। ये सुनकर सभी आरव को घूरने लगता है। आरव मन में, ये छोटा चूहा मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड करा देगा। वो सिद्धि की तरफ देखता है जो क्यूरोसिटी से उसे देख रही थी। वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये छोटा छोटा झूठ बोल रहा है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बीजी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वो अपना फोन निकलते हुए बोलता है, मुझे याद आया, मुझे किसी को एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वहां से भाग जाता है। वहीं से ऐसे जाते देख वेद और विशु खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। विशु वेद के कान में, तुमने झूठ बोला ना। वेद अपने क्यूट से दांत उसे दिखाते हुए हाँ में सिर हिला देता है। विशु उसे इग्नोर करके विधि को गले लगाते हुए बोलती है, मम्मा यू लुकिंग सो गॉर्जियस। विधि उसके माथे को चूमकर बोलती है, थैंक यू सो मच बच्चा, एंड आई एम सॉरी, आज मेरी नींद नहीं खुली, आपको और वेदों को स्कूल जाना होगा ना। रिद्धि, डोंट वरी मेरी जान, आज अन दोनों ने स्कूल से ऑफ लिया है, वाह कल से जाएंगे, अभी बातें छोड़ो और किचन में चले, तुम भूल गए आज तुम्हारी पहली रसोई है। बीजी विधि के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है ना, अगर नहीं भी आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रहने दो मैं बना दूंगी। विधि, डोंट वरी बीजी मुझे आता है, आप सब बैठे मैं जल्दी से कुछ नाश्ता बनाकर लाती हूँ। बीजी, नहीं पहले तुम मंदिर में चलो, आज की पूजा तुम करोगी और फिर तुम्हें चौक पूजन की रस्म करनी होगी। विधि उनके साथ मंदिर की तरफ चली जाती है। बीजी बाकी सबको भी मंदिर आने के लिए कहती है। आशीष, जिया और आरव को बुलाने चला जाता है, लेकिन इन सब में किसी का भी ध्यान सिद्धि के उतरे हुए चेहरे पर नहीं जाता। सिद्धि के मन में तो बस वेद की बातें चल रही थी। वो मन ही मन सोचती हैं, क्या सच में आरव का किसी के साथ अफेयर है, लेकिन मुझे ये सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है।
मैं तो बस उन्हें कुछ दिनों से ही जानती हूँ, तो वो मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रहे हैं। वो अभी तक समझ नहीं पाए थी कि इन कुछ दिनों में ही आरव ने उसके दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना ली थी। उसे आरव की हर बात से फर्क पड़ता था। कुछ देर में आरव और जिया अभी वहां पर आ जाते हैं। खुराना मेंशन में एक बड़ा सा शिव मंदिर था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। विधि, विशु, रिद्धि और सिद्धि की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। सिद्धि, रिद्धि, इट्स ब्यूटिफुल। विशु, वाओ ये मंदिर कितना सुंदर है। बीजी उसे बताती है, इसे तुम्हारी दादी माँ यानी कि विहान की माँ ने डिजाइन किया है। उन्हें इन चीजों का बहुत शौक है। ये सुनकर विधि को याद आता है कि उसे तो अपने पति की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। विशु विहान से, डैड आपकी फैमिली कहाँ है, हम उनसे क्यों नहीं मिले। विहान देखता है कि विधि भी क्यूरियस होकर उसे ही देख रही है। वो विशु का सर सहलाते हुए बोलता है, मेरी पूरी फैमिली यूएसए में रहती है, मैं आपको उनसे बाद में मिलाऊंगा। बीजी विधि को आरती करने को बोलती है और थाल को विधि और विहान दोनों के हाथ में पकड़ा देती है। वो दोनों एक साथ आरती करना शुरू करते हैं। विधि आरती गाती है, ओम जय शिव ओंकारा, आरती जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। विधि की आवाज सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसकी आवाज काफी अच्छी थी। विहान मन में, काफी टैलेंटेड है मेरी बीवी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दिसभुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कसारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। कुछ ही देर में वो आरती कर लेती है और सबको आरती देती है। रोहित, वाह भाभी आपकी आवाज तो लाजवाब है। बीजी, हाँ सच में। विधि विहान की तरफ घूरते हुए मन में सोचती है, मॉन्स्टर कितने बुरे हैं, ना इन्होंने मेरी तारीफ की और ना ही मेरी आवाज की। अब बेचारी को क्या पता कि उसका पति पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुका है। विधि सबको एक एक करके आरती और प्रसाद देती हैं। वेद पर विशु खुद से प्रसाद खुद से खिलाती हैं और उन दोनों का माथा चूम लेती है। लास्ट में वह विहान के पास आती है। अब तक सब लोग वहां से जा चुके थे। वो विहान के सामने आरती की थाल कर देती है तो विहान आरती लेकर उसके माथे से ही लगा देता है और उसका माथा चूमते हुए बोलता है, यू आर सो ब्यूटिफुल वाइफी। इतना बोलकर वो प्रसाद उठाता है और खाकर बाहर चला जाता है। वही विधि अभी भी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विहान ने अभी उसकी तारीफ करी। तभी विशु जो छुपकर ये सब देख रही थी उसके पास आती है और उसे हिलाते हुए बोलती है, मम्मा ड्रीम्स से बाहर आइए, डैड यहाँ से चले गए हैं। अगर आपको भी उन्हें किसी चुंबन का चिन्ह करनी है तो आप रूम में जाकर करना। ये बोलकर वो हंसने लगती है। वही विधि उसे घूर कर देखती है और आरती के थाल मंदिर में रखकर उसके कान खींचते हुए बोलती है, विशु की बच्ची तुम कुछ ज्यादा शैतान हो गई हो, रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विशु उससे अपना कान छुड़ाकर मंदिर के बाहर भागते हुए बोलती है, पहले पकड़कर दिखाइए। विधि उसके पीछे पीछे भागने लगती है और विशु भी खिलखिलाते हुए उसके आगे जाने लगती है। वहीं हाल में बैठे सब लोग उसे ही देख रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। विशु भागते हुए बीजी के पीछे छुप जाती है और बोलती है, बीजी देखिए ना, मम्मा मुझे मार रही है। बीजी विधि पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, बहू रानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की। जाओ और जाकर सबके लिए खाना बनाओ। विधि घूरकर विशु को देखती है और फिर किचन की तरफ चली जाती है। उसके साथ ही रिद्धि और सिद्धि भी थी। किचन में जाकर रिद्धि सिद्धि विधि को विहान का नाम लेकर चिढ़ाने लगती है, जिससे उसका मुंह फूल जाता है और वो उन्हें इग्नोर करके पूरा फोकस खाना बनाने में लगा देती है। करीबन 1 घंटे के बाद ही वह लोग सारा खाना बना लेती हैं और सर्वेंट खाना ले जाकर टेबल पर रख देते हैं। खाने की खुशबू सुनकर किसी को कंट्रोल नहीं हो रहा था। आशीष एक बाउल से ढक्कन हटाकर खीरे की महक लेते हुए बोलता है, वाह भाभी आपके हाथ में तो जादू है, स्मेल ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। रोहित भी अपने सामने रखे शाही पनीर देखकर विधि से बोलता है, वह भाभी मेरा फेवरेट शाही पनीर, यू आर ग्रेट माई लिटिल एंड स्वीट भाभी। उद्धरण चिन्ह।
आरव, दैट्स नॉट फेयर लिटिल भाभी, आपने मेरा फेवरेट तो कुछ बनाया ही नहीं। विधि, डोंट वरी आरव, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। ये बोलकर वो दाल मखनी के ऊपर से ढक्कन हटाती है। तभी उसकी नज़र विशु और वेद पर जाती है तो वो उनके सामने पोहा और पास्ता रख देती है, जिससे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो बीजी और जिया के सामने भी उनका फेवरेट खाना रख देती है। बीजी, बेटा इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? विधि, मैंने सब कुछ अकेले नहीं बनवाया है, इसमें रिद्धि और सिद्धि ने भी मदद की है और मैंने सवेंस से सबका पसंद का खाना पूछकर बना दिया। विशु, लेकिन मम्मा आपने डैडी के लिए तो कुछ नहीं बनाया। ये सुनकर विहान, जो विधि को नाराजगी से घूर रहा था, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो विधि को देखने लगता है। विशु, सॉरी सर, लेकिन सबने कहा कि आपको कुछ भी खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने। बीजी, कोई बात नहीं, उसका सच में कोई पसंदीदा खाना नहीं है, वो सब कुछ खा लेता है। सब लोग मजे से विधि का बनाया खाना खाने लगते हैं और उसकी ओर रिद्धि सिद्धि की तारीफें करने लगते हैं। खाने के बाद सब विधि को कुछ ना गिफ्ट देते हैं। यहाँ तक कि विशु और वेद भी उसे चॉकलेट देते हैं, जिससे विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बीजी उसे शगुन देते हुए बोलती है, अगर तुम्हारी सासू माँ होती तो वो तुम्हें खानदानी कंगन देती। विधि, बीजी, मेरी माँ कहती थी कि प्यार से दिया हर तोहफा कीमती होता है और आपने तो इतने अपनेपन से दिए हैं। बीजी उसे गले लगा लेती है। बीजी विहान की तरफ देखती है तो वो बोलता है, आई एम सॉरी बीजी, मुझे पता नहीं था, मैं बाद में ले आऊंगा। ये सुनकर विधि मुंह बना लेती है और उसे घूरते हुए बोलती है, रहने दीजिए बीजी, मुझे लगता है सर बहुत कंजूस है। ये सुनकर विहान उसे गुस्से से देखता है, लेकिन उसके आगे की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। 34 रात भर तुम्हारी चीखें गूंजेगी और मेरे हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं। अब तक आपने पढ़ा? विधि, बीजी, मेरी माँ कहती थी कि प्यार से दिया हर तोहफा कीमती होता है और आपने तो इतने अपनेपन से दिए हैं। बीजी उसे गले लगा लेती है। बीजी विहान की तरफ देखती है तो वो बोलता है, आई एम सॉरी बीजी, मुझे पता नहीं था, मैं बाद में ले आऊंगा। ये सुनकर विधि मुंह बना लेती है और उसे घूरते हुए बोलती है, रहने दीजिए बीजी, मुझे लगता है सर बहुत कंजूस है। ये सुनकर विहान उसे गुस्से से देखता है, लेकिन उसके आगे की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब आगे विहान उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलता है, लगता है मिसेज खुराना को गिफ्ट्स का काफ़ी शौक है। तो ठीक है, चलिए रूम में मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि 2 दिन तक एक्साइटमेंट की वजह से आपकी चीखें बंद ही नहीं होंगी। विहान के डबल मीनिंग बातें विशु और वेद के तो पल्ले ही नहीं पड़ती, लेकिन बाकी सब हैरानी से विहान को देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विहान जैसा खड़ूस इंसान भी ऐसी बातें कर सकता है। रोहित जिया के कान में बोलता है, क्या ये सच में हमारा खड़ूस भाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बहरूपिया हो, क्योंकि वह तो कभी ऐसी बातें नहीं करता। जिया, तुमने सुना नहीं कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, इसीलिए बोलती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हमारी भी चीखें रात में गुजेंगी। उसके पेशेंट में भरी बातें सुनकर रोहित के कान लाल हो जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करना ही सही समझता है। वही विधि के गाल एम्बेरसमेंट और शर्म से लाल हो जाते हैं। वह विहान के पैरों पर किक मारते हुए बोलती है, छिछोरे इंसान, और जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है। वही विहान जब सबको खुद को ऐसा घूरते हुए देख बोलता है, क्या हुआ? क्या मैं कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ जो तुम सब मुझे घूर रहे हो? रिद्धि, जीजू, हम भी ऑफिस चले। विहान, तुम लोग कल से ज्वाइन कर सकती हो, अभी हम तीनों ही जा रहे हैं। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और उसके साथ ही लिसा, रोहित और आरव भी चले जाते हैं। आशीष अपने घर चला जाता है। विहान ने सभी को अभी अपनी और विधि की शादी को सीक्रेट ही रखने को बोला था। विशु और वेद बीजी के साथ बाहर गार्डन में चले जाते हैं। वही रिद्धि और सिद्धि किचन में जाती है, जहां विधि किचन की स्लैब पर बैठी अपने हाथों से चेहरे को ढककर शर्माए जा रही थी। रिद्धि उसे देखकर छोड़ते हुए बोलती है, देखना सिद्धू कोई शर्म की वजह से लाल हुआ पड़ा है, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जीजू इतनी ज्यादा रोमांटिक होंगे। सिद्धि, अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर हमारी विधि है ही इतनी ब्यूटीफुल और हॉट। जीजू तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए होंगे। सी नो इवल, सी नो इवल। उन लोगों की बातें सुनकर विधि अपने गालों को हाथों से ढककर बोलती है, बस करो तुम दोनों,
कितनी गंदी हो, ऐसी बातें कोई करता है क्या, और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिद्धि उसके पेट में उंगली कोचते हुए बोलती है, हुआ नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में हो जाएगा। वैसे जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिद्धि उसके सर पर मारते हुए बोलती है, रिद्धि तुम कितनी बेशरम हो, और तुमसे शादी कोई ठरकी इंसान ही करेगा क्योंकि नॉर्मल तो तुम्हें झेल नहीं सकता। रिद्धि, हाँ तो मैंने कब कहा मुझे कोई नॉर्मल इंसान चाहिए। मुझे तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी पहले से ही गर्लफ्रेंडर्स रही हो ताकि उसे हर चीज का एक्सपीरियंस हो, यू नो व्हाट आई मीन, वो आंख मारते हुए बोलती है। विंकिंग फेस। उसकी बेशर्मी देखकर सिद्धि और विधि हैरान हो जाती है। सिद्धि उसकी नाक खींचते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, कितनी गंदी थॉट्स है तुम्हारी। रिद्धि, अरे यार मैं क्या करूं, मेरे हार्मोन्स अब उछाल मारने लगे हैं। लगता है कि मुझे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लेना चाहिए ताकि मैं उससे शादी करके अपनी सुहागरात मना सकूं। ये सुनकर सिद्धि और विधि आंखें फाड़े है उसे देखने लगते हैं। रिद्धि विधि को घूरते हुए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है, तेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, कुछ दिन में तेरी सुहागरात भी हो जाएगी और उसके बाद शायद मुझे एक बार और मासी बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अभी तक अखंड सिंगल हूँ। विधि, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तुम शायद भूल रही हो, सर ने कहा था कि उन्होंने बस मुझे अपने दुश्मन से बचाने के लिए शादी की है। हो सकता है कि वह अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करते हो। सिद्धि और रिद्धि शांत हो जाती हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में ही आरव की बात चल रही थी जब आरव ने उनसे कहा था कि विहान विधि से प्यार करता है। सिद्धि, क्या पता जीजू को भी तुझसे प्यार हो गया हो और इसलिए उन्होंने तुझे शादी की हो और कभी ना कभी वह तुम्हें प्रपोज भी कर देंगे। विधि, तब की तब देखेंगे, इसलिए अभी तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और ऑफिस के लिए चलो। रिद्धि, आज हमारी छुट्टी है क्योंकि तुम्हारे प्यारे पतिदेव ने हमें कल से ऑफिस आने को कहा है। ये सुनकर विधि अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलती है, ये मॉन्स्टर बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों पर ऑर्डर चलाते रहते हैं, लेकिन ठीक भी है, अब हमें मस्ती करने का मौका मिल जाएगा, चलो हम बिजी के पास चलते हैं। मुझे मेरे मॉन्स्टर हब्बी के बारे में बहुत कुछ जानना है। उद्धरण चिन्ह। वह तीनों भी बीजी के पास गार्डन में चली जाती हैं। विनाश मैंशन। विनाश हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी उसका असिस्टेंट सुमित वह आकर उसे ग्रीट करता है। विनाश, बोलो सुमित, क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चला वह लड़की कौन थी जिसे विहान ने बचाया था। सुमित, बॉस मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे बचाया था, बल्कि उन्होंने उसे तड़पने के लिए उससे शादी की है। विनाश, मतलब। सुमित, मतलब ये कि कुछ दिन पहले उस लड़की ने मिस्टर खुराना को किस किया था और फिर उनकी इंसल्ट की थी। आपको तो पता है ना विहान खुराना को लड़कियों से कितनी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वह लड़की विहान खुराना की नज़रों में आ गई और उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उससे शादी कर ली। मैंने उस लड़की के बारे में पता किया है, वो एक सिंगल मदर है और अपने दोस्तों के साथ रहती है। आप खुद सोचिए बॉस, मिस्टर विहान खुराना ऐसी लड़की से शादी क्यों करेंगे जिसकी पहले से ही एक बेटी हो, मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही है। विनाश कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर वह लड़की उसके घर में रह रही है तो ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है, हम उस लड़की के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और ध्यान रहे विहान की नजरियन बहुत तेज है, इसलिए जितना हो सके उतना संभाल कर काम करना। सुमितो के बॉस बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विनाश हाथ में पकड़ी कॉफी टेबल पर रख देता है और हंसते हुए बोलता है, बेहान तुम्हें क्या लगा तुम्हारी हरकतें मेरी नज़रों से बच जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही जल्द तुम्हारा अंतिम समय निकट आने वाला है, यह विनाश तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार है। ये बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है, मानो उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा हो। ऑफिस में विहान अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी केबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर हैवी मेकअप किया हुआ था, वह वॉक करती हुई उसकी टेबल के पास आती है और अपने हाथों में पड़ी हुई कॉफ़ी टेबल पर रखकर बोलती है, विहान देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी ले आई। ये बात सुनकर विहान चेहरा उठाकर देखता है तो सामने खड़ी लड़की को देखकर गुस्से से बोलता है, मिस मलिश्का, आप शायद भूल रही है कि मैं इस कंपनी का बॉस हूं और आप यहाँ की एक छोटी सी एम्प्लॉय, और मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं।
ये सुनकर मलिष्का, जो विहान को सेड्यूस करने की पूरी तैयारी करके आई थी, वो डर जाती है और डरते हुए बोलती है, सॉरी बॉस, मैं तो बस आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। विहान चिल्लाते हुए, तुमसे किसने कहा कि मुझे कॉफी की जरूरत है? तुम अब मेरी असिस्टेंट नहीं हो, मेरी असिस्टेंट कोई और है, इसलिए जितना हो सके मुझसे और मेरी केबिन से दूर रहो, वरना तुम जहां से आई हो तुम्हें वहां भेजने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एंड नाउ गेट लॉस्ट। विहान का गुस्सा देखकर मलिष्का बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन खुद को शांत करके बोलती है, विहान, तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? तुम शायद भूल चुके हो कि हम बचपन में साथ में खेला करते थे। विहान गुस्से से मलिष्का से, क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा नाम लेने का हक सिर्फ मेरे करीबियों को है, किसी अरे गेरों को नहीं। और रही बात दोस्ती की, तो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं याद कि कब मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला था। और यह मेरा ऑफिस है, कोई कोठा नहीं जो तुम इतने रिवीलिंग और घटिया कपड़े पहन कर आई हो। अब खुद से यहाँ से जाओगी या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर मलिष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने डैड की प्रिंसेस थी, लेकिन सिर्फ विहान को पाने के लिए वो ऑफिस में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर काम कर रही थी। वो रोते हुए कैबिन से बाहर भाग जाती है। विहान चिल्लाते हुए रोहित को बुलाता है और उससे वो कॉफी डस्टबिन में फेंकने को बोल देता है। मलिष्का केबिन से बाहर निकलती है तो उसे ऐसा रोता देख वहां पर खड़ी फीमेल एम्प्लॉयज जिन्होंने विहान की बातें सुन ली थी, वह मुंह दबाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर मलिष्का को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वह रोते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। वो अपना फेस मिरर में देखते हुए बोलती है, विहान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद बिखर चुके हो, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, उसके बाद मैं बनूंगी द बिजनेस किंग, विहान खुराना की क्वीन। लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारी उस दूसरी असिस्टेंट से मिलना है जिसने मेरी जगह छीन ली। मैं किसी भी दूसरी लड़की को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे रास्ते से हटना ही होगा। अगर प्यार से मानी तो ठीक है, वरना। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पूरी पागल लग रही थी। वो खुद को आईने में देखकर अपना फेस वॉश करती है और फिर से मेकअप करने लगती है। क्या करेगी मलिष्का जब उसका सामना विधि से होगा? क्या विधि विहान के प्यार को समझेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। 2-3 चैप्टर्स में रिद्धि का भी पार्टनर आ जाएगा और विहान की फैमिली की भी एंट्री जल्द ही होने वाली है इंडिया में। एक हिंट देती हूँ, मैंने रिद्धि के होने वाले पार्टनर की जिक्र कई बार किया है। आप सब अंदाजा लगाओ और कमेंट करके बताओ। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। 2-3 चैप्टर्स में रिद्धि का भी पार्टनर आ जाएगा और विहान की फैमिली की भी एंट्री जल्द ही होगी। 35। अब आगे। विहान उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलता है, लगता है मिसेज खुराना को गिफ्ट्स का काफी शौक है। तो ठीक है, चलिए रूम में मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि 2 दिन तक एक्साइटमेंट की वजह से आपकी चीखें बंद ही नहीं होंगी। विहान के डबल मीनिंग बातें विशु और वेद के तो पल्ले ही नहीं पड़ती, लेकिन बाकी सब हैरानी से विहान को देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विहान जैसा खड़ूस इंसान भी ऐसी बातें कर सकता है। रोहित जिया के कान में बोलता है, क्या ये सच में हमारा खड़ूस भाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई बहरूपिया हो, क्योंकि वह तो कभी ऐसी बातें नहीं करता। जिया, तुमने सुना नहीं कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं? इसीलिए बोलती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हमारी भी चीखें रात में गुजेंगी। उसके पेशेंट में भरी बातें सुनकर रोहित के कान लाल हो जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करना ही सही समझता है। वही विधि के गाल एम्बेरसमेंट और शर्म से लाल हो जाते हैं। वह विहान के पैरों पर किक मारते हुए बोलती है, छिछोरे इंसान, और जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है। वही विहान जब सबको खुद को ऐसा घूरते हुए देख बोलता है, क्या हुआ? क्या मैं कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ जो तुम सब मुझे घूर रहे हो? रिद्धि, जीजू, हम भी ऑफिस चले। विहान, तुम लोग कल से ज्वाइन कर सकती हो, अभी हम तीनों ही जा रहे हैं। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और उसके साथ ही लिसा, रोहित और आरव भी चले जाते हैं। आशीष अपने घर चला जाता है। विहान ने सभी को अभी अपनी और विधि की शादी को सीक्रेट ही रखने को बोला था। विशु और वेद बीजी के साथ बाहर गार्डन में चले जाते हैं।
वही रिद्धि और सिद्धि किचन में जाती है जहां विधि किचन की स्लैब पर बैठी अपने हाथों से चेहरे को ढककर शर्माए जा रही थी। रिद्धि उसे देखकर छोड़ते हुए बोलती है, देख ना सिद्धू कोई शर्म की वजह से लाल हुआ पड़ा है, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जीजू इतनी ज्यादा रोमांटिक होंगे। सिद्धि, अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर हमारी विधि है ही इतनी ब्यूटीफुल और हॉट। जीजू तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए होंगे। सी नो इवल, सी नो इवल। उन लोगों की बातें सुनकर विधि अपने गालों को हाथों से ढककर बोलती है, बस करो तुम दोनों, कितनी गंदी हो, ऐसी बातें कोई करता है क्या, और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिद्धि उसके पेट में उंगली कोचते हुए बोलती है, हुआ नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में हो जाएगा। वैसे जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिद्धि उसके सर पर मारते हुए बोलती है, रिद्धि तुम कितनी बेशरम हो, और तुमसे शादी कोई ठरकी इंसान ही करेगा क्योंकि नॉर्मल तो तुम्हें झेल नहीं सकता। रिद्धि, हाँ तो मैंने कब कहा मुझे कोई नॉर्मल इंसान चाहिए। मुझे तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी पहले से ही गर्लफ्रेंडर्स रही हो ताकि उसे हर चीज का एक्सपीरियंस हो, यू नो व्हाट आई मीन। वो आंख मारते हुए बोलती है। विंकिंग फेस। उसकी बेशर्मी देखकर सिद्धि और विधि हैरान हो जाती है। सिद्धि उसकी नाक खींचते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, कितनी गंदी थॉट्स है तुम्हारी। रिद्धि, अरे यार मैं क्या करूं, मेरे हार्मोन्स अब उछाल मारने लगे हैं। लगता है कि मुझे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लेना चाहिए ताकि मैं उससे शादी करके अपनी सुहागरात मना सकूं। ये सुनकर सिद्धि और विधि आंखें फाड़े है उसे देखने लगते हैं। रिद्धि विधि को घूरते हुए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है, तेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, कुछ दिन में तेरी सुहागरात भी हो जाएगी और उसके बाद शायद मुझे एक बार और मासी बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अभी तक अखंड सिंगल हूँ। विधि, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तुम शायद भूल रही हो, सर ने कहा था कि उन्होंने बस मुझे अपने दुश्मन से बचाने के लिए शादी की है। हो सकता है कि वह अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करते हो। सिद्धि और रिद्धि शांत हो जाती हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में ही आरव की बात चल रही थी जब आरव ने उनसे कहा था कि विहान विधि से प्यार करता है। सिद्धि, क्या पता जीजू को भी तुझसे प्यार हो गया हो और इसलिए उन्होंने तुझे शादी की हो और कभी ना कभी वह तुम्हें प्रपोज भी कर देंगे। विधि, तब की तब देखेंगे, इसलिए अभी तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और ऑफिस के लिए चलो। रिद्धि, आज हमारी छुट्टी है क्योंकि तुम्हारे प्यारे पतिदेव ने हमें कल से ऑफिस आने को कहा है। ये सुनकर विधि अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलती है, ये मॉन्स्टर बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों पर ऑर्डर चलाते रहते हैं, लेकिन ठीक भी है, अब हमें मस्ती करने का मौका मिल जाएगा, चलो हम बीजी के पास चलते हैं। मुझे मेरे मॉन्स्टर हब्बी के बारे में बहुत कुछ जानना है। उद्धरण चिन्ह। वह तीनों भी बीजी के पास गार्डन में चली जाती हैं। विनाश मेंशन। विनाश हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी उसका असिस्टेंट सुमित वह आकर उसे ग्रीट करता है। विनाश, बोलो सुमित, क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चला वह लड़की कौन थी जिसे विहान ने बचाया था। सुमित, बॉस मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे बचाया था, बल्कि उन्होंने उसे तड़पने के लिए उससे शादी की है। विनाश, मतलब। सुमित, मतलब ये कि कुछ दिन पहले उस लड़की ने मिस्टर खुराना को किस किया था और फिर उनकी इंसल्ट की थी। आपको तो पता है ना विहान खुराना को लड़कियों से कितनी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वह लड़की विहान खुराना की नज़रों में आ गई और उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उससे शादी कर ली। मैंने उस लड़की के बारे में पता किया है, वह एक सिंगल मदर है और अपने दोस्तों के साथ रहती है। आप खुद सोचिए बॉस, मिस्टर विहान खुराना ऐसी लड़की से शादी क्यों करेंगे जिसकी पहले से ही एक बेटी हो, मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही है। विनाश कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर वह लड़की उसके घर में रह रही है तो ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है, हम उस लड़की के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और ध्यान रहे विहान की नजरियन बहुत तेज है, इसलिए जितना हो सके उतना संभाल कर काम करना। सुमितो के बॉस बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विनाश हाथ में पकड़ी कॉफी टेबल पर रख देता है और हंसते हुए बोलता है, बेहन बेहन, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी हरकतें मेरी नज़रों से बच जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही जल्द तुम्हारा अंतिम समय निकट आने वाला है, यह विनाश तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार है। ये बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है, मानो उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा हो। ऑफिस में
विहान अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी केबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर हैवी मेकअप किया हुआ था, वह वॉक करती हुई उसकी टेबल के पास आती है और अपने हाथों में पड़ी हुई कॉफ़ी टेबल पर रखकर बोलती है, विहान देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी ले आई। ये बात सुनकर विहान चेहरा उठाकर देखता है तो सामने खड़ी लड़की को देखकर गुस्से से बोलता है, मिस मलिष्का, आप शायद भूल रही है कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और आप यहाँ की एक छोटी सी एम्प्लॉय, और मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। ये सुनकर मलिष्का, जो विहान को सेड्यूस करने की पूरी तैयारी करके आई थी, वो डर जाती है और डरते हुए बोलती है, सॉरी बॉस, मैं तो बस आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। विहान चिल्लाते हुए, तुमसे किसने कहा कि मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है? तुम अब मेरी असिस्टेंट नहीं हो, मेरी असिस्टेंट कोई और है, इसलिए जितना हो सके मुझसे और मेरी केबिन से दूर रहो, वरना तुम जहां से आई हो तुम्हें वहां भेजने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एंड नाउ गेट लॉस्ट। विहान का गुस्सा देखकर मलिष्का बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन खुद को शांत करके बोलती है, विहान, तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? तुम शायद भूल चुके हो कि हम बचपन में साथ में खेला करते थे। विहान गुस्से से मलिष्का से, क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा नाम लेने का हक सिर्फ मेरे करीबियों को है, किसी अरे गेरों को नहीं। और रही बात दोस्ती की, तो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं याद कि कब मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला था। और यह मेरा ऑफिस है, कोई कोठा नहीं जो तुम इतने रिवीलिंग और घटिया कपड़े पहन कर आई हो। अब खुद से यहाँ से जाओगी या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर मलिष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने डैड की प्रिंसेस थी, लेकिन सिर्फ विहान को पाने के लिए वह ऑफिस में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर काम कर रही थी। वह रोते हुए कैबिन से बाहर भाग जाती है। विहान चिल्लाते हुए रोहित को बुलाता है और उससे वो कॉफ़ी डस्टबिन में फेंकने को बोल देता है। मालिशिका केबिन से बाहर निकलती है तो उसे ऐसा रोता देख वहां पर खड़ी फीमेल एम्प्लॉयज जिन्होंने विहान की बातें सुन ली थी, वह मुंह दबाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर मलिष्का को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वह रोते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। वो अपना फेस मिरर में देखते हुए बोलती है, विहान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद बिखर चुके हो, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, उसके बाद मैं बनूंगी द बिजनेस किंग, विहान खुराना की क्वीन। लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारी उस दूसरी असिस्टेंट से मिलना है जिसने मेरी जगह छीन ली। मैं किसी भी दूसरी लड़की को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे रास्ते से हटना ही होगा, अगर प्यार से मानी तो ठीक है, वरना। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पूरी पागल लग रही थी। वो खुद को आईने में देखकर अपना फेस वॉश करती है और फिर से मेकअप करने लगती है। क्या करेगी मलिष्का जब उसका सामना विधि से होगा? क्या विधि विहान के प्यार को समझेगी? 36 विहान का शैतानी रूप और बेदर्दी। अब तक आपने पढ़ा। मलिष्का को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वो रोते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। वो अपना फेस मिरर में देखते हुए बोलती है, विहान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद बिखर चुके हो, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, उसके बाद मैं बनूंगी द बिजनेस किंग, विहान खुराना की क्वीन। अब आगे। मलिष्का गुस्से से जल रही थी। वह अपना मेकअप सुधारने लगती है, तभी वॉशरूम में एक लड़की आती है। ये लड़की उन्हीं एम्प्लॉय में से एक थी जो कुछ देर पहले उसे देखकर हंस रही थी। मलिष्का उसे जानलेवा नजरों से देख रही थी, लेकिन उस लड़की का ध्यान उस पर नहीं था। वह आराम से शीशे में देखते हुए अपना मेकअप सही करने लगती है। तभी अचानक से मलिष्का उसके बाल पकड़ लेती है और दांत पीसते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तू 2 कौड़ी की लड़की अब मलिष्का का मजाक उड़ाएगी? वो लड़की अचानक से बाल खींचे जाने पर दर्द की वजह से चिल्ला उठती है, लेकिन मलिष्का उसके मुंह पर हाथ रख कर उसे चिल्लाने से रोक देती है और उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, अगर तूने एक आवाज भी बाहर निकाला तो मेरे बॉडीगार्ड तेरे माँ बाप की खाल उधेड़ देंगे। ये बोलकर वो उसके मुंह से हाथ हटा लेती है। ये सुनकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए बोलती है, सॉरी मैम, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आप मेरे माँ बाप को कुछ मत करिएगा, आप जो चाहे मुझे सजा।
इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। मलिष्का उसके बाल पकड़कर ही उसका सिर वॉशबेसिन पर पटक देती है, जिससे उस लकड़ी की चीख निकल जाती है और उसके सिर से खून फव्वारे की तरफ फूट पड़ता है, जिसे देखकर मलिष्का सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराने लगती है। वही उस लड़की की चीख सुनकर कुछ फीमेल गार्ड्स अंदर आ जाती है। मलिष्का एक्टिंग करते हुए तुरंत उस एम्प्लॉय को संभालने का नाटक करने लगती है। मलिष्का, रिया वो लड़की तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? एक फीमेल बॉडीगार्ड रिया के माथे पर अपना रुमाल रखकर उसका खून रोकने की कोशिश करती है। दूसरी बॉडीगार्ड मलिष्का पर शक करते हुए बोलती है, क्या हुआ था यहाँ पर? मलिष्का मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, वो रिया का पैर फ्लो पर पड़े पानी पर फिसल गया था और उसका सिर वॉशबेसिन पर लग गया। ये बोलकर वो जमीन पर पड़े पानी की तरफ इशारा करती है जो कुछ देर पहले उसने ही फेंका था। वॉशरूम में कैमरा ना होने की वजह से सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। रिया अब तक बेहोश हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसे कंपनी में ही बने मिनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। मलिष्का आराम से टेबल पर बैठकर काम करने लगती हैं। विहान का कैबिन। विहान अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी। अपना फोन उठाकर घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। सारे कैमरे चेक करने के बाद भी उसे विधि नहीं दिखती। ये देखकर वो झुंझला जाता है और बोलता है, अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी तो सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं और इससे मुझे पागल करके रखा है। मेरा चांद चीन की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही माय डियर वाइफी। तभी उसके कैबिन में आरव, आशीष, जया और रोहित भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। विहान, तुम सबके पास कोई काम नहीं है क्या? जिसे देखना चाहता हूँ वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है और जी भी नहीं देखना। वह बार बार अपनी मनहूस शक्ल उठाकर आ जाते हैं। आशीष, वाह भाई तेरी बीवी क्या आ गई? तुझे दोस्तों की शक्ल मनोज देखने लगे, भूल गया बचपन में चड्डी पहनकर इन्हीं मनहूसों के साथ खेलता था। रोहित, अभी से यह हाल है, फ्यूचर में अगर 2-4 बच्चे और हो गए तब तो ये हमें पहचानेगा भी नहीं। जिया, तुम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हो जो तुम्हें पाचना जरूरी है क्या तुम्हारी शक्ल में? उसकी बात सुनकर रोहित चिढ़ते हुए बोलता है, अगर मेरी शक्ल इतनी ही बुरी है तो तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो? जिया, क्योंकि मैंने बदसूरत लोगों का भला करने की कसम खाई है। ये सुनकर रोहित चीढ़ जाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उनके कानों में विहान के गुस्से वाली आवाज जाती है, यह मेरा ऑफिस है, कोई जंग का मैदान नहीं जो तुम लोग शुरू हो गए। जिस काम के लिए आए हो वह करो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मारकर निकाल लूँ। आरव मुंह बनाते हुए, इसकी नज़रों में तो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। कोई दोस्तों से ऐसी बातें करता है क्या? विहान उसे गुस्से से देखता है तो आशीष बोलता है, अपने गस को काबू में रख भाई, ये गुस्सा किसी को बर्बाद करने के कम में आगा। उस कमीने को होश गया है, तू उससे मिल सकता है। ये सुनकर विहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, मैं काम में देरी कैसे, चलो आज उसका शिकार खुद डेविल खुराना करेगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर तेरी स्माइल आ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो सभी कैबिन से बाहर आते हैं कि अचानक से मलिष्का विहान के सामने आ जाती है। उसे देखकर रोहित उसे घूरते हुए बोलता है, मिस मलिष्का, आप शायद भूल रही है कि थोड़ी देर पहले बॉस ने आपसे क्या कहा था। मलिष्का, सॉरी बॉस, मुझे अच्छे से याद है आपने क्या कहा था, लेकिन डैड को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। विहान, मिस मलिष्का, आप शायद भूल रही है कि मैं कौन हूँ। अगर आपके डैड को मुझसे बात करनी है तो उनसे बोलिए कि वो अपॉइंटमेंट ले ले। वैसे मेरा शेड्यूल अभी काफ़ी बिजी है, इसीलिए मैं किसी अरे गहरे से नहीं मिल सकता। ये बोलकर वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अपने डैड के लिए ऐसे शब्द सुनकर मलिष्का को खून खौलने लगता है। वो अपनी मुट्ठी कसके बंद करके मन ही मन बोलती है, विहान, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अगर तुम मेरा प्यार, मेरा जुनून ना होते तो तुम्हें अभी तक बदतमीजी के लिए सजा मिल चुकी होती। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम खुद मेरे पास आओगे और उस दिन हमारी सारी दूरियां मिट जाएंगी। फिर तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, मलिष्का और सिर्फ मलिष्का। ये बोलकर वह अपनी उंगली अपने बालों में घुमाने लगती है।
लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि ऐसा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है, क्योंकि विहान खुराना उससे 2 कदम आगे ही रहता है। हिल मेंशन से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी है, जिसे सुनकर गेट के बाहर खड़े विहान के चेहरे पर कातिल स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है माइकल पहले से ही अपनी लेडी बॉस का बदला ले रहा है। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। आशीष, आज सुबह ही हमारे गार्ड्स उसे जंगल से यहाँ लेकर आए थे। वो सब मेंशन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने फ्लोर पर विकी डरा सहमा सा बैठा है। उसके शरीर से पसीना और खून दोनों ही निकल रहे थे। उसे चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने घेर कर रखा था और उसके सामने फ्लोर पर हमारा ब्लैक पैंथर यानी कि माइकल अपनी गहरी आंखों से उसे घूर रहा था। विहान को वहां देखकर सभी गॉड्स उसे ग्रीट करते हैं और माइकल भी उसके पैरों से जाकर चिपक जाता है। विहान उसका सिर सहलाकर विकी के जख्मी हाथ पर अपने जूते रखकर बोलता है, लगता है माइकल ने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी की है, लेकिन अभी तो तुम्हारी सजा की शुरुआत हुई है। विकी, जिसके हाथ पर पहले ही माइकल ने घाव दिए थे, विहान के जूते रखने से और भी ज्यादा दर्द होने लगते हैं और वह रोते हुए बोलता है, सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। विहान अपने पंजों के बल उसके पास बैठ जाता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तूने मेरी विधि के बालों को खींचा था ना। ये बोलकर अपने हाथों से कस के उसके बाल पकड़ लेता है और उन्हें एक ही झटके में खींच देता है, जिससे विक्की की दर्द भरी चीख से पूरा मेंशन हिल जाता है। आरव मुस्कुराते हुए, थोड़ा धीरे चीख भाई, कान के पर्दे फाड़ेगा क्या, और अभी तो बस दर्द की शुरुआत है। विहान उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़कर बोलता है, तूने इन्हीं हाथों से मेरी बीवी को छुआ था ना, और अपने इन्हीं नाखूनों से उसकी बॉडी पर निशान दिए थे ना। वह पास में रखा हुआ चाकू निकालता है और एक एक कर उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे फ्लोर पर खून गिरने लगता है और एक बार फिर से विकी के दिल दहलाने वाली चीखों से पूरे मेंशन में गूंज उठता है। यह नज़ारा बहुत भयानक था, जिसे देखकर सभी बॉडीगार्ड्स भी अपने सर झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बस कितना ज्यादा क्रूएल है। अब दर्द विकी के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वह बेहोशी की हालत में आ चुका था कि तभी विहान हाथ में पड़े चाकू से उसकी पूरी कलाई काट देता है, जिससे वह फिर अपने होश में आ जाता है और चीखते हुए बोलता है, मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। ऐसे तड़प के मरने से अच्छा है कि मैं एक बार में मर जाऊं। प्लीज मुझे मार दो। उसे खुद के सामने ऐसे तड़पता देख विहान के चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन था। अगर उसका ये रूप गलती से भी विधि देख लेती तो शायद पूरी जिंदगी वो विहान से खौफ खाती। आशीष, विहान, अब तेरी बारी खत्म। इसने जिसे हाथ लगाया है वह तेरी बीवी के अलावा हमारी भाभी भी है, इसीलिए नेक काम करने का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए ना। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, जिसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह वही आशीष है जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। विहान मुस्कुराते हुए अपने काउच पर बैठ जाता है और माइकल भी उसके पास हाई बैठाता है। एक गार्ड जाकर विक्की के बॉडी में एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि विक्की बेहोश ना हो। आशीष, तुमने अपनी इससे जुबान से मेरी भाभी का नाम लिया था ना, तो इसे आप तेरे मुंह में रहने का कोई हक नहीं। ये सुनकर विक्की समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह जोर जोर से अपना सर हिलाने लगता है। 2 बॉडीगार्ड्स जाकर उसका चेहरा पकड़ लेते हैं और उसका मुंह दबाकर उसके जीभ बाहर निकाल लेते हैं। विक्की अपने हाथ में पड़ा हुआ गरम नाइफ उसकी जुबान पर चला देता है, जिससे खून की धारा वहां पर बहने लगती है और विक्की की जीभ उसके मुंह से अलग हो चुकी थी। यह नज़ारा बहुत ज्यादा भयानक था। अपना काम करने के बाद विक्की पीछे हट जाता है। अब बारी थी जिया की। वो वहां रखी टेबल से एक बॉक्स उठाती है जिसमें व्हाइट कलर का पाउडर भरा हुआ था। वो सारा पाउडर विक्की की बॉडी पर लगे जख्मों पर डाल देती है, जिससे एक बार फिर डरावनी चीख विक्की के मुंह से निकल जाती है, क्योंकि वो पाउडर नमक था, जिससे विक्की को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और अब उसे खुद के जीने पर अफसोस हो रहा था। जिया सिर्फ इतने से ही नहीं रुकती।